नमस्कार। कभी सोचा है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई, जो अक्सर बंगाल के इतिहास से जोड़ी जाती है, उसके ठीक बाद बिहार की धरती पर क्या चल रहा था? कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी देखते ही देखते शासक बन बैठी और फिर उसी जमीन से आजादी की लड़ाई की सबसे बुलंद आवाजें भी उठी। बिल्कुल। और आज हम बिहार के उसी आधुनिक इतिहास के कहना चाहिए एक पड़ताल कर रहे हैं, करीब 18वीं सदी के मध्य से लेकर 1947 भारत की आजादी तक। हाँ, ये वो दौर है जब बिहार ने गुलामी की जंजीरें भी देखी और आजादी के लिए संघर्ष का नेतृत्व भी किया। सही कहा। हमारे पास जो तथ्य हैं वे इसी उतार चढ़ाव भरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे सब कुछ बदला। तो हमारा मकसद है इन तथ्यों के जरिए बिहार के उस जबरदस्त बदलाव वाले दौर को समझना, देखना है कि अंग्रेजी राज कैसे जमा, फिर कैसे स्थानीय स्तर पर विरोध की चिंगारियां भड़कीं और कैसे बिहार राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम केंद्र बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। कहाँ से शुरू करें? शायद प्लासी के ठीक बाद के माहौल से। हाँ, वहीं से बात पकड़ में आएगी। देखिए, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई। उसके बाद उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने, लेकिन अंग्रेजों से उनकी बनी नहीं ज्यादा दिन। नतीजा हुआ 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई। अब कहने को तो ये लड़ाई थी, पर असल में ये एक सैनिक झड़प और एक बड़ा राजनीतिक धोखा ज्यादा था। सिराजुद्दौला हार गए और इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पसंद का नवाब मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। मतलब एक तरह से रिमोट कंट्रोल वाला शासन शुरू हो गया। बिल्कुल, एकदम सही। लेकिन मीर जाफर भी अंग्रेजों की बढ़ती मांगों से परेशान हो गए, तो 1760 में उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अच्छा। मीर कासिम थोड़े, कहना चाहिए, काबिल और स्वाभिमानी निकले। उन्होंने पहला काम ये किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली। मुंगेर क्यों? शायद अंग्रेजों के दखल से थोड़ा दूर रहने के लिए। उन्होंने कुछ सुधार करने की भी कोशिश की, जैसे भारतीय व्यापारियों पर से कुछ टैक्स हटाए। लेकिन ये बात अंग्रेज व्यापारियों को पसंद नहीं आई होगी, है ना? उनके लिए तो ये अपनी कमाई में कटौती जैसा था। सही पकड़ा आपने। अंग्रेजों को ये बराबरी का बर्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 1763 में उन्होंने मीर कासिम को भी हटा दिया और वापस मीर जाफर को ले आए। अच्छा, फिर से मीर जाफर? हाँ, और यहीं से मामला बिगड़ गया। मीर कासिम ने हार नहीं मानी। उन्होंने पटना में जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया और फिर मदद के लिए पहुंचे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। यानी 3 बड़ी भारतीय ताकतें अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ। ये तो बड़ी टक्कर हुई होगी फिर बक्सर में। हाँ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में। एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ इन तीनों की मिलीजुली सेना। और इस बार ये प्लासी जैसा धोखा नहीं था, सीधी लड़ाई थी। बिल्कुल, ये सीधी सैनिक लड़ाई थी जिसमें भारतीय सेनाएं बुरी तरह हारी। बक्सर की हार, कह सकते हैं, प्लासी से कहीं ज्यादा निर्णायक साबित हुई। इसने तय कर दिया कि अब असली ताकत कंपनी के हाथ में होगी। और इसी हार का नतीजा थी वो इलाहाबाद की संधि, है ना, 1765 वाली। जी, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो अब बस नाम के शासक रह गए थे, उन्होंने सालाना 26 लाख रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ, पूरा अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो असल में शासक बन गई। यहीं से चीजें बहुत तेजी से बदलीं। और यहीं से बिहार में वो द्वैध शासन शुरू हुआ जिसके बारे में हमने पढ़ा है। मतलब नवाब भी हैं और कंपनी भी। ये कैसा सिस्टम था? हाँ, ये बड़ी अजीब और बहुत शोषण वाली व्यवस्था थी। देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी तो नवाब के अधिकारियों पर थी दिखाने के लिए, लेकिन पैसा वसूलने का अधिकार और असली ताकत वो कंपनी के पास थी। बिहार में कंपनी ने राजा शिताब राय को नायब दीवान बनाया, मतलब अपना मुख्य टैक्स कलेक्टर। तो मतलब लूट दोनों तरफ से? एक तरह से, हाँ। और इस दोहरी लूट का नतीजा बहुत भयंकर निकला। 1770 में बिहार और बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग मारे गए। पटना, भागलपुर, दरभंगा, ये सारे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। इसी अकाल के बाद शायद
अनाज भंडारण की जरूरत महसूस हुई और पटना का गोलघर बना। बिल्कुल। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 से 86 के बीच कैप्टन जॉन गार्स्टन ने ये विशाल अन्न भंडार बनवाया। हालांकि कहा जाता है कि इसके डिजाइन में कुछ खामी रह गई थी, अनाज भरना और निकालना मुश्किल था, पर ये उस दौर की एक निशानी जरूर है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे कंपनी का शासन मजबूत हो रहा था, जमीनी स्तर पर विरोध भी पनप रहा था। चुपचाप नहीं बैठा था कोई। जहां अंग्रेजों के आने से उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी पूरी जीवन शैली पर सीधा हमला हो रहा था। अच्छा। छोटा नागपुर क्षेत्र में कई विद्रोह हुए, जैसे 1831-32 का कोल विद्रोह। बुद्धो भगत ने उसका नेतृत्व किया। ये विद्रोह बाहरी लोगों, जिन्हें वो दीकू कहते थे, और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ थे। और एक नोनिया विद्रोह का भी जिक्र आता है 1770-1800 के आसपास। ये कौन थे नोनिया? हाँ, नोनिया विद्रोह ये शोरा यानी सॉल्ट पीटर बनाने वाले समुदाय के लोग थे। शोरा बारूद बनाने में काम आता है, आपको पता ही होगा जी। और अंग्रेज व्यापारी इसे बहुत ही कम कीमत पर खरीदते थे। तो ये उनके आर्थिक शोषण के खिलाफ एक शुरुआती प्रतिरोध था। मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, इन इलाकों में ये फैला था। यानी विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, आर्थिक और सामाजिक कारण भी थे। से ठीक पहले बिहार में 2 और बड़े आंदोलन हुए, जिन्होंने एक तरह से माहौल तैयार किया। कौन से? पहला था वहाबी आंदोलन। ये 1820 के दशक से शुरू हुआ था। मूल रूप से तो ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसे भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने फैलाया। लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेज विरोधी राजनीतिक आंदोलन बन गया। और बिहार में इसका क्या असर रहा? पटना का नाम आता है शायद। हाँ, पटना इसका एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ से पश्चिमोत्तर सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों के लिए पैसा और स्वयंसेवक दोनों भेजे जाते थे। पटना में विलायत अली, इनायत अली ये प्रमुख नेता थे। हालांकि 1860 के दशक में अंग्रेजों ने इसे सख्ती से कुचल दिया। और दूसरा बड़ा आंदोलन? वो था 1855-56 का संथाल विद्रोह। ये भागलपुर से राजमहल के बीच का इलाका है ना, जिसे दामने कोह कहते थे, वहां हुआ। हाँ। जमींदारों, महाजनों और सरकारी अधिकारियों के शोषण के खिलाफ एक जबरदस्त आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू का नाम तो बहुत सुना है। जी। अंग्रेजों ने इसे भी बड़ी क्रूरता से दबाया। हजारों संथाल मारे गए। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो संथालों के लिए एक अलग संथाल परगना जिला बनाए और उनके कुछ पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दें। अच्छा, 1857 से ठीक पहले एक और छोटी सी घटना का जिक्र मिलता है। जी। लोटा विद्रोह 1856। ये क्या था? बड़ा अजीब नाम है। हाँ, ये मुजफ्फरपुर जेल की घटना है। कैदियों को पहले पीतल के लोटे मिलते थे पानी पीने के लिए। सरकार ने फैसला किया कि अब मिट्टी के लोटे दिए जाएंगे। तो कैदियों ने इसे अपना अपमान माना और जोरदार विरोध किया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और पीतल के लोटे वापस देने पड़े। ये दिखाता है कि विरोध की भावना किस हद तक फैल चुकी थी, छोटी छोटी बातों पर भी। सही बात है। और फिर आया 1857 का महासंग्राम। बिहार में इसकी आग कैसे फैली? कहां से शुरुआत हुई? बिहार में इसकी शुरुआत मानी जाती है 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से, जो अब झारखंड में है। वहां 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन असली धमाका तो दानापुर से हुआ शायद। हाँ, बिल्कुल। असली तूफान तब आया जब 25 जुलाई को दानापुर छावनी के सैनिकों ने बगावत की और वे सीधे पहुंचे जगदीशपुर, वहां के 80 साल के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के पास। बाबू कुंवर सिंह, हाँ। 80 साल की उम्र में विद्रोह का नेतृत्व, ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। कुंवर सिंह 1857 के सबसे प्रतिष्ठित नायकों में से एक हैं। उम्र के बावजूद उनमें गजब का शौर्य था। उन्होंने दानापुर के सैनिकों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन डनबार को हराया। वो सिर्फ बिहार में ही नहीं लड़े थे शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे कानपुर गए, नाना साहब के साथ मिलकर लड़े, फिर पूरब की तरफ आए, आजमगढ़ तक अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी वीरता के कई किस्से सुने हैं, खासकर वो घायल होने और हाथ काटने वाला किस्सा। हाँ, अप्रैल 1858 में जब वे जगदीशपुर लौट रहे थे तो गंगा पार करते समय अंग्रेजों की गोली से उनका बायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया।
कहते हैं कि इन्फेक्शन फैलने के डर से उन्होंने अपना हाथ खुद ही काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। अविश्वसनीय। और इस घटना के बस 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद क्या संघर्ष थम गया बिहार में? नहीं, एकदम से नहीं। उनके भाई अमर सिंह ने कमान संभाली। उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों से लड़ाई जारी रखी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे बिहार पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। पर 1857 ने ये दिखा दिया कि बिहार अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने में किसी से पीछे नहीं है। 1857 के बाद का दौर राष्ट्रीय आंदोलन के उभार का है। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। बिहार इससे कैसे जुड़ा? ये दिलचस्प बात है। 1885 में बॉम्बे में जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, उसमें बिहार से कोई प्रतिनिधि नहीं था। अच्छा। लेकिन अगले ही साल 1886 में जब कलकत्ता में सेशन हुआ, तो बिहार से 31 प्रतिनिधि शामिल हुए और आगे चलकर बिहार ने कांग्रेस के 3 बड़े सेशंस की मेजबानी भी की। 1912 में बांकीपुर पटना में, 1922 में गया में और 1940 में रामगढ़ में, जो अब झारखंड में है। अच्छा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसका जबरदस्त विरोध हुआ पूरे देश में। बिहार पर इसका क्या असर पड़ा? बंगाल विभाजन ने बिहार में भी राजनीतिक चेतना जगाई। विरोध प्रदर्शन हुए, स्वदेशी का प्रचार हुआ, दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया विरोध जताने के लिए। इसी माहौल में 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस बनी। इसने युवाओं को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। और शायद इसी दौर में बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत बनाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी। बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जैसे लोगों का बड़ा योगदान था। उन्होंने बिहार टाइम्स जैसे अखबारों के जरिए लगातार आवाज उठाई। तो ये मांग कब पूरी हुई? आखिरकार 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। वहीं घोषणा हुई कि बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग एक नया प्रांत बनाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 1912 से लागू हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। ये तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। निश्चित रूप से। इसी बीच 1908 में मुजफ्फरपुर में एक बमकांड भी हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है। हाँ, 30 अप्रैल 1908 की घटना है ये। 2 युवा क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उन्होंने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। निशाना चूक गया और गाड़ी में बैठी 2 अंग्रेज महिलाओं, वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी, की मौत हो गई। ओह। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस, महज 18 साल के थे वो, उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। बहुत कम उम्र थी उनकी। अच्छा, अब आते हैं गांधी जी के बिहार आगमन पर। चंपारण सत्याग्रह 1917। भारतीय इतिहास में इसे एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों? क्या खास था इसमें? देखिए, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज बागान मालिक एक सिस्टम थोपते थे, तिनकठिया। तिनकठिया। हाँ, मतलब हर किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था, चाहे उसे फायदा हो या नुकसान। और नील की कीमत भी मालिक ही तय करते थे। किसान बुरी तरह पिस रहे थे। राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान नेता थे। उन्होंने लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1916 में। वहां जाकर गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया, किसानों की हालत बताने के लिए। और गांधी जी आए? फिर क्या हुआ? क्या अंग्रेजों ने उन्हें आने दिया आसानी से? गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, फिर मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए, मोतिहारी पहुंचे। वहां पहुंचते ही अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। तो गांधी जी चले हैं? नहीं, गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये भारत में सविनय अवज्ञा का, सिविल डिसोबीडियंस का पहला प्रयोग था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसानों का भारी समर्थन और राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बना, उसके चलते सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा, बिना शर्त। वाह! तो क्या किसानों की मांगें मान ली गई फिर? हाँ, सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गांधी जी खुद भी उसके सदस्य थे। समिति ने माना कि किसानों की शिकायतें बिल्कुल सही हैं, तिनकठिया प्रथा खत्म कर दी गई और किसानों से जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया था, उसका भी कुछ हिस्सा वापस दिलाया गया।
तो ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था? बिल्कुल, पहला सफल सत्याग्रह। इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया और बिहार स्वतंत्रता संग्राम के नक्शे पर प्रमुखता से आ गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक जैसे बिहार के कई बड़े नेता गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगी बनकर उभरे। चंपारण के बाद बिहार में किसान आंदोलन और भी मजबूत हुआ होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। जी बिल्कुल। 1920 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन खड़ा हुआ। 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसका मकसद था जमींदारी प्रथा का विरोध करना और किसानों के हक की लड़ाई लड़ना। स्वामी सहजानंद आगे चलकर 1936 में बनी अखिल भारतीय किसान सभा के भी पहले अध्यक्ष बने। वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे। अच्छा, 1920 के दशक में ही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन भी चले थे। बिहार में इनका कैसा असर रहा? जबरदस्त असर रहा। खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, और गांधी जी का असहयोग आंदोलन, दोनों को बिहार में भरपूर समर्थन मिला। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक जैसे बड़े नेताओं ने विधायिका का बहिष्कार किया, अपनी वकालत छोड़ी। अच्छा। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पटना में बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। बिहार विद्यापीठ, हाँ। और मजहरुल हक साहब ने अपनी जमीन दान दी, जिसपे सदाकत आश्रम बना। ये आश्रम आगे चल के कांग्रेस का बिहार में मुख्यालय बना, और उन्होंने द मदरलैंड नाम से एक अखबार भी निकाला। ये सदाकत आश्रम तो आज भी पटना में है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जी हाँ, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तो उनके स्वागत का बहिष्कार किया गया। पूरे शहर में हड़ताल रही। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कुछ निराशा भी हुई लोगों में। इसके बाद 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर आया। गांधी जी का दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो यहाँ नमक सत्याग्रह कैसे हुआ? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। बिहार में समुद्र नहीं था, तो यहाँ नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर कानून तोड़ने का तरीका निकाला गया इन मिट्टी से। जी। चंपारण और सारण जिलों में इसकी शुरुआत हुई 15 अप्रैल 1930 को। पटना में नखास पिंड नाम की एक जगह थी, वहां भी लोगों ने नमक बनाया। अंबिका कांत सिन्हा वहां नेता थे। और क्या तरीके थे विरोध के? नमक कानून तोड़ने के अलावा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना देना और सबसे महत्वपूर्ण चौकीदारी कर न देने का अभियान। ये बहुत सफल रहा। चौकीदारी कर? हाँ, गांव में चौकीदारों के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता था। लोगों ने ये टैक्स देना बंद कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, मुंगेर, पटना, कई जिलों में ये सफल रहा। और छपरा जेल वाली घटना, वो भी इसी दौरान हुई थी? हाँ, वो भी बहुत मशहूर है। छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी कपड़े मांगे। जब उन्हें नहीं दिए गए तो उन्होंने विदेशी कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और कई दिनों तक बिना कपड़ों के रहे। इसे नंगी हड़ताल कहा गया। नंगी हड़ताल? ये तो प्रतिरोध का बिल्कुल अनोखा तरीका था। हाँ, ये दिखाता है कि लोग किस हद तक जाने को तैयार थे। सरकार ने दमन भी बहुत किया। राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1937 में चुनाव हुए और बिहार में पहली बार चुनी हुई सरकार बनी कांग्रेस की। हाँ, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसके तहत 1937 में चुनाव हुए। बिहार में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। 152 में से 98 सीटें जीती उन्होंने। तो सरकार बनाई। शुरुआत में थोड़ी हिचक थी। गवर्नर से आश्वासन चाहते थे कि वो दखल नहीं देंगे। जब वो नहीं मिला तो कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थोड़े समय के लिए। अच्छा, यूनुस पहले मुख्यमंत्री थे, भले ही अंतरिम? हाँ, प्रीमियर कहा जाता था तब। लेकिन जब बाद में गवर्नर ने आश्वासन दिया तो 20 जुलाई 1937 को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। वो बिहार के पहले लोकप्रिय कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। श्री बाबू जी। रामदयालु सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने, अब्दुल बारी उपाध्यक्ष। इस सरकार ने कुछ काम किए, जैसे किसानों की भलाई के लिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। लेकिन 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे
युद्ध में शामिल कर लिया, तो इसके विरोध में इस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी बड़े आंदोलन पर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो, बिहार ने इसमें क्या भूमिका निभाई? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अगली सुबह ही 9 अगस्त को गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ी घटना हुई। बिहार के एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा नैतिक कदम था। और पटना सचिवालय गोलीकांड, वो इसी आंदोलन का हिस्सा था ना? जी हाँ, वो बिहार के इतिहास का एक बहुत ही दुखद और प्रेरक अध्याय है। 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने गया था। शांतिपूर्ण जुलूस था, लेकिन जिलाधिकारी थे WG आर्चर। उनके आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी। 7 छात्र वहीं शहीद हो गए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। 7 छात्र। हाँ, आज भी पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक बना है उनकी स्मृति में। ये घटना आग में घी डालने जैसी साबित हुई। तो इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया होगा? बिल्कुल, पूरे बिहार में आंदोलन भड़क उठा, जैसे एक विस्फोट हुआ हो। लोगों ने थाने जला दिए, रेल पटरियां उखाड़ दी, टेलीग्राफ के तार काट दिए, संचार व्यवस्था ठप कर दी। कई इलाकों में तो कुछ समय के लिए अंग्रेजी राज जैसे खत्म ही हो गया। और जयप्रकाश नारायण, उनका भी नाम इसी आंदोलन से जुड़ता है। हाँ, जेपी, वो समय हजारीबाग जेल में बंद थे। वो जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और नेपाल के तराई के जंगलों में जाकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। ये एक गुरिल्ला दस्ता था जो छापामार तरीके से अंग्रेजी ठिकानों पर हमले करता था और आंदोलन को जीवित रखे हुए था। राम मनोहर लोहिया भी थे सर? जी, डॉक्टर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। गुप्त रेडियो स्टेशन चलाए। बिहार में इस आंदोलन में अभूतपूर्व जन भागीदारी देखने को मिली। सिवान में थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हुए। बहुत बड़ी कीमत चुकाई बिहार ने। लगभग 15,000 लोग बंदी बनाए गए, 134 लोग शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जी, बिहार की यात्रा गुलामी की शुरुआत से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने तक की रही है। निश्चित रूप से। प्लासी और बक्सर के बाद जहां अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, वहीं चंपारण से गांधीवादी आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर सूत्रपात हुआ। 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने वीरता की मिसाल कायम की, तो 1942 में बिहार के आम लोगों और छात्रों ने अभूतपूर्व बलिदान दिया। बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में देश को पहला राष्ट्रपति दिया। सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेता आधुनिक बिहार के निर्माता माने जाते हैं, जिन्होंने अलग बिहार प्रांत के लिए संघर्ष किया, और महिलाओं की भागीदारी को नहीं भूलना चाहिए। श्रीमती प्रभावती देवी जेपी की पत्नी, श्रीमती राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी, श्रीमती सरस्वती देवी, ऐसी अनेकों महिलाओं ने पर्दे के पीछे और सामने आकर संघर्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वाकई ये पूरी कहानी दिखाती है कि बिहार आधुनिक भारत के निर्माण में सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा है, बल्कि एक प्रमुख किरदार रहा है। यहाँ की मिट्टी ने इतिहास बनते देखा है और इतिहास रचा भी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि बिहार के इतिहास की ये जो विरासत है, ये संघर्ष, ये नेतृत्व, ये जन भागीदारी, ये बलिदान, ये आज के बिहार की पहचान को और उसकी चुनौतियों को किस तरह से प्रभावित करती है। ये सोचने वाली बात है। शायद इसी में भविष्य की राह भी छुपी हो सकता है। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।